हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स की। हम सॉलिड प्रिंसिपल्स को सीखेंगे विजुअली और रिएक्ट की कोडिंग एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स का आइडिया नहीं है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा बगैर स्किप किए। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो के आखिर तक आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स का आइडिया हो जाएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स। सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या हैं? सॉलिड प्रिंसिपल्स बेसिकली 5 डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं। जब भी हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं और कोडिंग करते हैं, अगर हम इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कोडिंग करेंगे तो जो हमारा कोड है वो रीडेबल, मैनेजेबल और स्केलेबल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो उसके लिए कोडिंग की जाती है, और अगर वो कोडिंग इन 5 प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए की जाए तो जो हमारी प्रोडक्ट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो भी अच्छा और मेंटेनेबल होगा। तो ये होते हैं बेसिकली सॉलिड प्रिंसिपल्स। ये सॉलिड प्रिंसिपल्स के ओवरव्यू की अगर बात करें तो S स्टैंड फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, O स्टैंड्स फॉर ओपन क्लोज, L फॉर लेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, I फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड D फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन। इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की, SRP। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये क्या है? बेसिकली जिस तरह नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है कि हमारी जो भी क्लास, कोई भी मॉड्यूल या कोई भी कंपोनेंट है, उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो सिंगल हो। बेसिकली वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो जस्ट सिंगल हो, बस उसी की हद तक हो, ना कि वो दूसरी चीज़ें भी हैंडल कर रहा है, एक एक्स्ट्रा लॉजिक उसमें रन हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें वो एक ही क्लास में, एक ही कंपोनेंट में, एक ही मॉड्यूल के अंदर हैंडल हो रही हो। SRP हमें यह कहता है कि हर मॉड्यूल, हर क्लास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिंगल होनी चाहिए। ठीक है, ईच कंपोनेंट और फंक्शन शुड हैंडल ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको विजुअली अगर हम अंडरस्टैंड करें तो वो इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा रोबोट है, इसको हम क्लास कहते हैं, रोबोट की क्लास है। अब ये क्लास या फंक्शन या मॉड्यूल कह लें, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। ये क्या कर सकती है? ये शेफ़ भी है, गार्डनर भी है, पेंटर भी है और ड्राइवर भी है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि ये चीज़ गलत है, बल्कि जस्ट एक सिंगल क्लास इतना कुछ परफॉर्म कर रही है, इसकी बजाय हर एक फंक्शन, हर एक काम के लिए अलग अलग क्लासेस होनी चाहिए। ड्राइवर, शेफ़ अलग हो, गार्डनर अलग हो, पेंटर अलग हो और ड्राइवर अलग हो। तो ये था हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर काम के लिए, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हर चीज़ अलग अलग हो, सिंगल हो। इसको रिएक्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल में देखें तो जो हमारी कंपोनेंट है वो सेपरेट UI को हैंडल करने चाहिए, उसकी जो लॉजिक्स हैं। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा एक यूज़र प्रोफाइल का कंपोनेंट है जिसमें हम यूज़र की प्रो प्लेयर हैं और यूज़र का नाम और ईमेल रेंडर करवा रहे हैं अपनी UI पे। तो बेसिकली जो यूज़र प्रोफाइल का फंक्शन है ये हैंडल कर रहा है यूज़र की प्रोफाइल को, और उसकी जो सबमिशन है वो हैंडल कर रहा है सबमिट फॉर्म, हमारा कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट फॉर हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन लॉजिक। सबमिट फॉर्म ये हमारे फॉर्म के सबमिशन को हैंडल कर रहा है, ये यूज़र के प्रोफाइल को हैंडल कर रहा है। तो इस तरह ईच कंपोनेंट हैज़ अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकिंग देम रीयूजेबल एंड ईजियर टू टेस्ट। इससे हमारा कोड रीयूजेबल होता है और ईजियर टू टेस्ट हो जाता है। आई होप आपको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी SRP की समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि हमारा है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, OCP ये कहता है कि हमारी जो भी क्लास है, जो भी कंपोनेंट है, ये मॉड्यूल है, वो एक्सटेंशन के लिए तो ओपन होना चाहिए लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए वो क्लोज्ड हो। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसमें कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहें तो आप उसमें वो फंक्शनैलिटी ऐड कर सकें विदाउट ऑल्टरिंग द एग्जिस्टिंग कोड। जो उसका एग्जिस्टिंग लॉजिक है उसको ऑल्टर किए बगैर, उसको रिमूव किए बगैर आप उसमें चेंजेस कर सकें, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकें। इसको विजुअली इस तरह से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारी क्लास है या कंपोनेंट है या मॉड्यूल कह लें। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको क्लास का नाम देते हैं। ये हमारी एक क्लास है जो कि एक फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकती है कटिंग की, आई कैन कट। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि
नहीं, ये कट की बजाय इसको इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं कि पेंट भी कर सके। तो हमने क्या किया, हमने इसको इसकी जो कटिंग फंक्शनलिटी को रिप्लेस कर दिया पेंट के साथ। ठीक है, अब वही जो पहले कटिंग की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा था वो पेंटिंग की फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। लेकिन ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल कहता है कि ये चीज़ गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्लास है, कोई कंपोनेंट है और वो एक फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है कटिंग की, तो अगर हमने उसमें एडिशन करनी है तो होना इस तरह से चाहिए कि वो पेंट भी कर सके और कटिंग भी कर सके। तो नाउ आई कैन कट एंड पेंट, इसका मतलब ये है कि उसकी एग्जिस्टिंग जो उसकी फंक्शनलिटी है उसको ख़त्म या मॉडिफाई या ऑल्टर किए बगैर उसमें एडिशनल चीज़ें ऐड कर दी जाए, ना कि प्रीवियस वाली फंक्शनलिटी को ख़त्म किया जाए। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आगे चलते हैं रिएक्ट के कोडिंग एग्जांपल में। तो रिएक्ट में हम इसको इस तरह से कर सकते हैं यूजिंग प्रॉप्स टू एक्सटेंड फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द कंपोनेंट इटसेल्फ, कि कंपोनेंट ही को इटसेल्फ चेंज करने की बजाय हम प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास एक बटन कंपोनेंट है, इसमें हमारे पास प्रॉप्स आ रहे हैं लेबल, ऑन क्लिक और स्टाइल के। अगर हम देखें तो ये जो कंपोनेंट है, ये लेबल और ऑन क्लिक, ये जस्ट इन्हीं 2-3 जो प्रॉप्स हैं उन पर डिपेंडेंट है। हम इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे? ठीक है, इसको एक्सटेंड इस तरह से कर सकते हैं कि बटन कंपोनेंट कैन बी एक्सटेंडेड बाय पासिंग डिफरेंट प्रॉप्स विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल कंपोनेंट कोड। इसमें प्रॉप पास करें और उसमें उस बटन को भी प्रॉप पास कर दें। तो हम किसी भी तरह का प्रॉप हम इसमें पास कर सकते हैं। सेम इस तरह डेंजर बटन की एग्जांपल ले लें। तो ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली ओपन क्लोज प्रिंसिपल की एग्जांपल है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, LSP। इसको सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। ये बेसिकली है कि अगर कोई हमारी क्लास है या कोई कंपोनेंट है, अगर हमारी क्लास से जब हम उसकी ड्राइव्ड क्लास क्रिएट करते हैं, उसकी चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, तो जो भी फंक्शंस या फंक्शनैलिटी हमारी पेरेंट क्लास परफॉर्म कर सकती है वही सेम काम उसकी चाइल्ड क्लास को भी करना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन को स्टडी करें तो वो ये कहती है ऑब्जेक्ट्स और सब क्लासेस शुड बी रिप्लेसेबल विद इंस्टेंसेस ऑफ देयर बेस टाइप्स। बेस टाइप्स बेसिकली उसकी जो पेरेंट क्लास है उसकी बात करें, विदाउट ऑल्टरिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। दिस ऑफन अप्लाइज मोर डायरेक्टली इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट, लेकिन हम इसका आइडिया रिएक्ट कंपोनेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको विजुअली मैं आपको समझाता हूँ, विजुअली बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर हमारे पास एक क्लास है और हम उसकी जो ड्राइव क्लास निकालते हैं, तो हमारी जो बेस क्लास है वो पेरेंट क्लास हो जाती है और जो उसकी ड्राइव क्लास है वो बन जाती है चाइल्ड क्लास। अगर कंपोनेंट की बात करें तो पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो सेम यही जो काम हमारी पेरेंट कंपोनेंट या पेरेंट क्लास कर सकती है, वही सेम काम उस चाइल्ड क्लास या चाइल्ड कंपोनेंट को भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है ये बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस, जो कि ओप का कॉन्सेप्ट है। जो हमारा लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है, ये इसको आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि बेसिकली इनहेरिटेंस ही है। और ये प्रिंसिपल कहता है कि सेम काम जो पेरेंट क्लास कर सकती है वही काम चाइल्ड क्लास को भी करना चाहिए। अगर हम पिक्चर्स को देखें तो हमारे पास एक ये हमारा क्लासेस है जो कि कॉफ़ी बना सकता है और उसकी जो चाइल्ड है एडन, ये सेम उसकी जो है चाइल्ड क्लास है। ठीक है, हम कहते हैं कि सैम कैन यू मेक मी कॉफ़ी, तो वो हमें कॉफ़ी बना के दे देते हैं, मीन्स वो कर सकता है। अगर यही काम हम चाइल्ड क्लास से कहें कि हे एडन सैम इज़ नॉट हियर राइट नाउ, कैन यू मेक मी कॉफ़ी, तो वो कहे कि मैं कॉफ़ी नहीं बना सकता लेकिन मैं वाटर दे सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं हमारा रिएक्शन क्या होगा। तो ये चीज़ गलत है। लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगरचे ये चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड कंपोनेंट है, लेकिन इसको सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म वही करनी चाहिए जो कि पेरेंट क्लास कर सकती है। हे एडन सैम इज़ नॉट हियर राइट नाउ, कैन यू मेक मी कॉफ़ी, ठीक है श्योर, हैव द कैपुचिनो, ग्रेट थैंक्स। तो ये बेसिकली था लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर हम इसको रिएक्ट की कोडिंग एग्जांपल से देखें तो रिएक्ट में इस तरह से होगा
इन शॉर्ट ड्राइव्ड कंपोनेंट फॉलो द सेम एक्सपेक्टेड बिहेवियर एज द बेस कंपोनेंट, कि जो कंपोनेंट बेस कंपोनेंट फंक्शनली परफॉर्म कर रहा है वही सेम चाइल्ड कंपोनेंट को भी करनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे बेस कंपोनेंट है, एनिमल साउंड का कंपोनेंट है जिसमें हम साउंड पास करते हैं और हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं पैराग्राफ में यूआई पे, ठीक है। ड्राइव कंपोनेंट विच एक्सटेंड द बिहेवियर, इसकी हम ड्राइव कंपोनेंट निकालते हैं इस तरह से। हमने उसमें साउंड पास किया, एक में डिफरेंट वॉइस पास किया, एक में डिफरेंट साउंड पास किया और हमने इसको एक्सटेंड कर लिया डॉग साउंड में और कैट साउंड में। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? द एनिमल साउंड कंपोनेंट कैन बी replaced with dog sound or cat sound without changing the code expected behavior। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डॉग साउंड और कैट साउंड सेम फंक्शनली परफॉर्म करेंगे जो हमारी बेस कंपोनेंट है वो परफॉर्म करेगा। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी और ये प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ जो है हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये बेसिकली प्रिंसिपल कहता है कि हम अपनी जो लार्ज कंपोनेंट है, लार्ज क्लास है, उसको उसके सब पार्ट्स में डिवाइड करें। हर फंक्शनलिटी के लिए उसकी डिफरेंट चीज़ें बनाएं, ना कि सारा लॉजिक सारी जो उसकी लॉजिकल हैंडल है वो एक ही फंक्शन के अंदर लिखा हुआ हो। अगर इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो ये कहती है कि क्लास और कंपोनेंट शुड नॉट बी फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट मेथड इट डजंट यूज। This principle suggests breaking down large interfaces into smaller, more specific ones। ठीक है, मीन्स आपने बड़ी चीज़ को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। इसको विजुअली इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी ये क्लास है, ठीक है, ये दो क्लासेस हैं हमारे पास और हम इनको एक्सरसाइज देते हैं कि जितनी भी क्लासेस हैं वो ये 3 एक्शंस परफॉर्म करें। स्पिन अराउंड, रोटेट आर्म्स एंड विकल एंटीनास। वो स्पिन करें, अपने आर्म्स को रोटेट करें, अपने एंटीनास को विकल करें। तो अगर ये जो हमारी क्लास है ये सारी परफॉर्म करने की, जब इसके बारे है कि इसको तो एंटीनास ही नहीं है, तो एक अगर मेरे पास एंटीनास ही नहीं है मैं इसको कैसे परफॉर्म करूँ? ठीक है, तो इंटरफेस सेग्रीगेशन कहता है कि ये चीज़ गलत है। हमने एक पूरा जो लॉजिक है, जो भी हमारा जो एक्शंस है वो हमने इस पूरी क्लास पे अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको फोर्स कर रहे हैं कि वो एंटीनास को विगल करे, जो कि उसके पास तो है ही नहीं, वो कैसे करेगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होना ये चाहिए कि हम इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। किस तरह से? कि जो रोबोट स्पिन कर सकते हैं वो स्पिन करें, जो रोबोट अपनी आर्म्स को रोटेट कर सकते हैं वो रोटेट करें, और जिनके पास एंटीनास हैं वो एंटीनास को विकल करें। इससे होगा क्या कि हमारे कोड में बग नहीं आएगा और हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें ये परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको विजुअली कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसको मज़ीद हम बेटर अंडरस्टैंड करते हैं रिएक्ट की कोडिंग एग्जाम्पल के साथ। तो रिएक्ट में हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्रिएट स्मॉल focused hooks and utility function instead of a large one that handles everything। कि हमने हर चीज़, हर लॉजिक के लिए बस एक ही कंपोनेंट, एक ही फंक्शन है जो मल्टीपल्स लॉजिक को हैंडल कर रहा है। इसके बजाय स्मॉल यूटिलिटी फंक्शन बनाएं या स्मॉल हुक, कस्टम हुक्स क्रिएट करें। ठीक है, अगर हम इसकी कोडिंग एग्जांपल देखें तो एक फॉर्म है, हम फॉर्म को हैंडल करने के लिए उसमें इनपुट्स भी लगा देते हैं, उसका सारा लॉजिक, उसकी हैंडल सबमिशन, हर चीज़ एक ही जगह होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमने सेपरेट हुक बनाई है फॉर्म के पार्ट्स को हैंडल करने के लिए। यूज़ फॉर्म इनपुट इनिशियल वैल्यू आती है, उसमें यूज स्टेट है जो कि वैल्यू को हैंडल कर रहा है, हम रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू उसका ऑन चेन। फिर उसकी फॉर्म की सबमिशन के लिए एक हुक क्रिएट की है, यूज़ फॉर्म सबमिट की, जो कि हम सबमिट लेती है और हैंडल सबमिट, मतलब उसके जो भी हैंडल सबमिशन की लॉजिक है उसको हैंडल करती है। फिर उसी को हमने अपने कंपोनेंट में यूज़ किया है, फॉर्म कंपोनेंट के अंदर। यूज़र नेम और पासवर्ड हम के लिए हमने वही हुक यूज़ किया है, हैंडल सबमिशन के लिए हमने जो हुक है सबमिशन की वो यूज़ किया है और नीचे उनको यूज़ किया है। तो इस तरह से बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम अपने लार्ज कोड को, पीस ऑफ कोड को डिफरेंट स्मॉलर पीस ऑफ कोड में डिवाइड करके अपने कोड को रीयूजेबल, मेंटेनेबल और बग फ्री बना सकते हैं। इससे जो बग के चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं और जो टेस्टिंग है वो भी आसान होती है। तो ये था हमारा सेकंड क्लास प्रिंसिपल। आई होप इस प्रिंसिपल की आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं हमारे आखिरी प्रिंसिपल पे जो है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल।
DIP। अच्छा, ये कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन अब्स्ट्रैक्शन। इस डेफिनेशन में 3 तरह की वर्डिंग यूज़ की गई, हाई लेवल मॉड्यूल्स, लो लेवल मॉड्यूल्स और अब्स्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं कि हाई लेवल मॉड्यूल्स कौन से हैं, लो लेवल कौन से हैं और अब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है। हाई लेवल मॉड्यूल बेसिकली इसमें वो कहना चाह रहा है कि द क्लास दैट एग्जीक्यूट एन एक्शन विद अ टूल। हाई लेवल वो क्लास है जो कि एक टूल के ज़रिए से एक एक्शन परफॉर्म कर सकती है, जबकि लो लेवल क्लास वो है कि द टूल दैट नीडेड टू बी एग्जीक्यूट द एक्शन। लो लेवल क्लास या मॉड्यूल या आप कंपोनेंट कह सकते हैं, वो टूल है जो कि एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। और अब्स्ट्रैक्शन वो थर्ड चीज़ है, वो पार्टी आप किए थर्ड पार्टी एक चीज़ है जो कि इन दोनों को आपस में मिलाती है। रिप्रेजेंट द इंटरफेस दैट कनेक्ट्स द टू क्लासेस। इसको विजुअली इस तरह से समझते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक क्लास है जो हमारा रोबोट है, ये हाई लेवल मॉड्यूल है, हाई लेवल क्लास कह लें या हाई लेवल कंपोनेंट कह लें, ठीक है। ये हमारे पास हाई लेवल क्लास है और ये जो टूल है कटर, ये है लो लेवल। और ये जो एक्शन है ये कह रहा है कि आई कट पिज़्ज़ा विद माई पिज़्ज़ा कटर आर्म्स, ठीक है। ये जो हमारी ये रोबोट है जो कि हाई लेवल क्लास है, ये डिपेंड है इस कटर पे, लो लेवल पे, क्योंकि अगर हमने इससे पिज़्ज़ा कट करवाना है तो ये कटर के ज़रिए से ही कर सकती है और किसी दूसरे टूल से कर ही नहीं सकती। जो हमारा प्रिंसिपल है डिपेंडेंसी इन्वर्जन, वो कहता है कि ये चीज़ गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। होना किस तरह से चाहिए कि जो हमारी हाई लेवल क्लास है और ये जो लो लेवल क्लास है जो कि टूल है हमारे इस एग्जाम्पल में, ये दोनों डिपेंड होने, एक दूसरे पर डिपेंड होने के बजाय अब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड होने चाहिए। अब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है? अब्स्ट्रैक्शन बेसिकली यहाँ पे आप इसका ये आर्म और बाजू की टाइप कह सकते हैं कि जिसमें हम हर तरह का टूल ऐड कर सकते हैं। हम इसको जिस तरह का भी टूल देंगे तो ये क्या करेगा, आई कट पिज़्ज़ा विद एनी टूल गिवन टू मी। हम किसी भी तरह का टूल इसको दे दें, ये उससे पिज़्ज़ा कट कर देगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमारे पास जो रोबोट हाई लेवल है, टूल लो लेवल क्लास है, और ये जो इस जूम आउट जूम इन किया हुआ सेक्शन है ये बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन है। तो ये दोनों अब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड होने चाहिए, ना कि एक दूसरे पे। आई होप आपको डायग्राम से वर्डिंग की समझ आ गई होगी। इसको मज़ीद समझते हैं रिएक्ट की कोडिंग एग्जाम्पल के साथ। तो रिएक्ट में हम ये किस तरह से चीज़ें करते हैं, रिएक्ट में हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं अपने जो लॉजिक है उनको हैंडल करने के लिए, अब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए। अब्स्ट्रैक्शन बेसिकली ऊप का कॉन्सेप्ट है जिसमें यह होता है कि हम जस्ट फंक्शनलिटी शो कर रहे होते हैं, उसकी जो हिडन फंक्शनलिटी है उसे यूज़र को नहीं दिखा रहे होते हैं। जो इंटरनल लॉजिक है उसको हाइड कर लेते हैं और जस्ट फंक्शनलिटी शो कर रहे होते हैं। रिएक्ट की कोडिंग एग्जाम्पल में की बात करें तो हमारे पास एक सर्विस का फंक्शन है जिसमें हमने ऑथ सर्विस क्रिएट की है, ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया हमने। उसका एक फंक्शन है लॉजिक जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड पास करते हैं और यहाँ पे हम अपना लॉजिक हैंडल जो भी लॉगिंग का लॉजिक है वो यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है, हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं रिएक्ट का, फिर उसका प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं और एज ए चिल्ड्रंस में पास कर देते हैं। फिर हम इसको यूज़ करते हैं अपने कंपोनेंट में। अपने कंपोनेंट में जब हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं, हम रिएक्ट की जो हुक है यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इसमें अपना कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं और फिर ऑथ के कॉन्टेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं, जो भी कॉन्टेक्स्ट हमें बनाया हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमारी केस में इस एग्जाम्पल में जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है ये बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन है, थर्ड पार्टी। ये अब्स्ट्रैक्शन है जिसके थ्रू हम इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। डायरेक्टली ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के बजाय हम अब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। कंपोनेंट यूजेस द अब्स्ट्रैक्शन रादर देन डायरेक्टली कॉलिंग ऑथ सर्विस, ठीक है। और फिर इस ऑथ को हम किसी बटन क्लिक पे या अपने जो लॉगिन लॉगिन का जो लॉजिक है उसको हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी हमारे जो आखिरी था डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल की।
आई होप ये सारे प्रिंसिपल्स आपको समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि इसको जितना सिंपल हो सके सिंपल वर्डिंग के साथ, डायग्राम्स के साथ और डायरेक्टली कोडिंग एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझा सकूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।